सफ़र की हद वहाँ तक है जहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चलो चलें हमारे साथ जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। संघर्ष से मिला फल, वाह क्या बात होता है। संघर्ष से मिला फल बहुत ही आनंददायक होता है। सहजता से कुछ भी स्वीकार करोगे वो उतना ज़्यादा रुचिकर नहीं होगा। तो जिस संघर्ष से, जिस महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आप लगातार अनवरत रूप से अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में लगा चुके हैं, अपने आप को जोड़ करके देख पा रहे हैं, वो कंटेंट आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। जलमंडल पार्ट 3, जहां हम आपका सामना अब करा रहे हैं एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन मंच पर महत्वपूर्ण प्रश्नों से सजी धजी एक कक्षा, महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हुआ ये हमारा पूरी जानकारी आप तक प्रेषित करने के लिए हम मुखातिब हैं। आइए जुड़ते हैं। तो जलमंडल पार्ट 3 में जहां हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे महासागर की जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर होगा, अटलांटिक महासागर। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जिसकी कल्पना आप दूर दूर तक नहीं करते हैं, और मेरे हिसाब से आप उस तह तक कभी जानकारी को हासिल करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। अटलांटिक महासागर, जिसका नाम ग्रीक देवता एटलस के नाम से माना जाता है, यानी हम लोग उन बातों को भी लेंगे जिन्हें कभी लेते नहीं हैं। ग्रीक देवता कह सकते हैं। ग्रीक देवता कौन? एटलस। इनके नाम पर यह माना जाता है कि अटलांटिक महासागर का नाम पड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर में वो खूबियां हैं जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। हीरे निकाले जाते हैं यहाँ से, अटलांटिक महासागर से। दुनिया की सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन यहीं से होता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। इसका मतलब अद्भुत महासागर के साथ आपका लगाव बना रहा हूँ। देखिएगा जरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा। अगली बात देखिएगा, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ये मामला देखिएगा, सबसे व्यस्त है। व्यस्त होने का मतलब क्या ये आदमी है? क्या आपकी तरह यह भी अपने फोन पर व्यस्त होता है? क्या यह भी किसी अन्य प्रकार के कार्य दायित्व का निर्वहन करता है? जी, वो सब बातें नहीं है। व्यस्त होने का मतलब यहाँ से यूरोप और अमेरिका एक दूसरे से इतना ज़्यादा व्यापार करते हैं कि अन्य जो भी जलमार्ग हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये हमेशा बिजी रहता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कभी भी पूछा जाए सबसे व्यस्त है या व्यापारिक लिख करके आएगा तो भी आप बताइएगा व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे क्या है, ये व्यस्त है, सबसे व्यस्त है। अभी मैं इसकी विशेषता की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसके महत्वपूर्ण सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब क्यों? ऐसा नहीं कि यहाँ मछली पाली जा रही है। मछली का उत्पादन का मतलब यह हुआ कि मछलियों के लिए सुटेबल जगह है, बेहतरीन प्लेस है ये उनके लिए। जैसे हमारे लिए कुछ प्लेस अपने होते हैं, ऐसे मछलियों के लिए बेहतरीन प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर एक सागर आपको मिलेगा जिसका नाम है सारगैसो। जी हाँ, याद रखेंगे, सारगैसो सागर है, और इस सारगैसो सागर में एक प्लैंकटन नाम की घास पाई जाती है जो मछलियों का सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा कह सकते हैं उपयुक्त भोज्य पदार्थ है। क्लियर है? ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, आप इन्हें हल्के में ना लें। ये ना सोच के चलें कि हम सहजता से किसी अन्य जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही आसान बातें हैं। नहीं, स्टार प्रश्नों की सीरीज है ये। स्टार प्रश्नों के साथ हम हमेशा मुखातिब होते हैं आपसे। आपका बिल्कुल समय का ध्यान रखते हैं हम आपके। सर्वाधिक मछली उत्पादन सारगैसो सागर किस लिए प्रसिद्ध है? प्लैंकटन घास के लिए। और प्लैंकटन घास है क्या? मछलियों का बहुत ही सुंदर ये भोज्य पदार्थ है, इसलिए यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में मछलियाँ खूब मिलेंगी। और जब यहाँ मछलियाँ ज़्यादा ही मिलेंगी, बहुतायत मात्रा में मछली मिलेंगी, तो इसका मतलब यहाँ से पकड़ी भी जाएंगी, और इसलिए वहाँ का व्यापार भी बहुत ही ज़्यादा होगा मछलियों का। तो ध्यान देना, अटलांटिक महासागर में मैंने लिखा सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है, उसका कारण भी मैंने बता दिया
स्टार बात देखिए, रोचक बात भी मैं लाया हूं आपके लिए। टारपोन नाम की एक मछली है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और ये एक प्रकार की कैसी मछली है, शिकारी। यानी यहाँ ऐसा नहीं कि आप इसकी खूबसूरती को देख करके आपका मन मोह जाए और आप अटलांटिक महासागर की सैर पे निकल जाए। मैं तो किसी भी महासागर की सैर करने की सलाह आपको दे सकता हूँ, लेकिन अटलांटिक महासागर की बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ जाएं और इसकी सैर करें। आनंद लेना है तो आप बाहर से इसका नज़ारा देख सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इसकी गिरेबान को झांकें आप इसके सतह पर तैरने का प्रयास करें, आप इसमें किसी प्रकार की यात्रा करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, आपको कोलंबस या वास्को डिगामा बनने की इजाज़त नहीं दूंगा। देखिएगा, तो हम लोग टारपोन नाम की मछली को जान चुके, खतरनाक है। अच्छा, एक बात देखना, अब इसे ही प्यासा महासागर कहा जाता है। मुझे ये बात अब आपको समझानी होगी कि सर ये प्यासा महासागर क्यों कहते हैं। हर बात को तर्क के साथ मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। मिसिसिपी, अमेजन, कांगो, नाइजर, राइन, दुनिया की बहुत ही बेस्ट पॉपुलर नदियां ही है। जब मैं आपको महाद्वीप पढ़ा रहा हूँगा, महाद्वीप की कक्षाएं संचालित कर रहा हूँगा, वहाँ पर आपको एक एक नदी की ग्राफिकल निरूपण करके दिखाऊंगा। आराम से उससे संबंधित सारे प्रश्नों को याद कराने का तरीका भी मेरे पास रहेगा। तो मैंने अभी बात की मिसिसिपी, उत्तरी अमेरिका में मिल जाएगी। मिसिसिपी, कांगो, अमेजन, नाइजर, ये महत्वपूर्ण नदियाँ। अमेजन को जान ही रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका में मिलेगी, अमेजन के घने जंगल आपको मिलेंगे, सारी बातें। कांगो नदी कांगो में मिलेगी, आपको ये सारी बेहतरीन चीज़ों की एक रूपरेखा दी जाएगी। राइन नदी जो कि यूरोप में मिलेगी, दुनिया की सबसे बेस्ट नदी होगी। तो मैं इसे प्यासा महासागर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना भयानक है, इतना बड़ा है कि आप मान के चले कि हमने आपसे बताया भी था कि 47% हिस्सा तो प्रशांत ले जाता है पानी के मामले में। जल के मामले में यानी पानी के मामले में 25% हिस्सा किसके पास है? अटलांटिक। ये भी बहुत पीछे नहीं है। ये भी कहते हैं कि हम भी पावरफुल है, हमारे पास भी क्षमता है, हमारी भी योग्यता को पढ़िए आप, हमें भी पहचानिए, हमें भी जानिए। आपके केवल इतना ही कह लेने से और केवल प्रशांत महासागर की क्लास का अध्ययन कर लेने से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये अपने आप में काफ़ी हैं। हमने अभी बात की यहाँ कौन सी नदी मिलेगी? अमेजन। हमने बात की कौन सी नदी? मिसिसिपी। हमने बात की कांगो की, हमने बात की नाइजर की, हमने बात की राइन नदी की। राइन नदी यही है दुनिया की सबसे बेस्ट नदी, दुनिया की सबसे बेस्ट नदी। इसी पर एक बंदरगाह मिलेगा आपको, एम्स्टर्डम, दुनिया का सबसे बेस्ट बंदरगाह। खैर, इन सब चीज़ों पर चर्चा आगे होगी। अभी हमारा कार्यदायित्व तो ये है कि हम अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू को समझने का प्रयास करें। इसलिए इसे प्यासा महासागर कहा गया क्योंकि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने महत्वपूर्ण नदियों का जल अपने आप में लेते हैं। इसका मतलब आपकी प्यास फिर भी बुझी नहीं। जैसे तमाम प्रकार के गाने फिल्माए गए है ना, कि मतलब मेरी प्यास फिर भी नहीं गई, आप सामने रहे फिर भी प्यास बुझती नहीं हमारी। तो बात ये रही कि अमेजन नदी, इनके पास इतना जलाशय है, फिर भी ये वहाँ से प्यासे हैं। इन्हें अन्य नदियों के जल की आवश्यकता है। जी हाँ, तो ये अन्य जो नदियों का जल है, इसमें गिरने की वजह से, ये उनको अपने अंदर समाहित करने की वजह से प्यासे कहे जाते हैं। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, अगली बात कहते हैं इसी महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अंध महासागर क्यों? अंध महासागर क्यों कहते हैं? अंध महासागर कहने का सीधा तरीका है कि सबसे पहले आपको पता है कि अफ्रीका में ही हमारे मानवीय जीवन का उद्भव हुआ है। मानवीय जीवन का उद्भव हुआ है और हम लोग ये मान के चलते थे कि अफ्रीका, जब हमारा मानवीय जीवन उद्भव हुआ, जब हम प्रकाश में आए, तो उस समय हम बिल्कुल जानकार नहीं थे। इस वजह से इसे अंध महासागर कहते हैं। दूसरी बात, आपको मिलेगा भाई अंध महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहेंगे। ठीक इससे जुड़ा हुआ ये महासागर है, इसलिए इसे अंध महासागर की कैटेगरी में रखा जाता है, कहा भी जाता है। और इसके आसपास का एरिया काफ़ी खतरनाक है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य दृष्टिकोण से
इसके आसपास के जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप वो पिछड़ा रहा। इस अपेक्षाकृत से इसे अंध महासागर की संज्ञा भी दी गई। क्लियर है? तो हम लोगों ने बात कर लिया कि अंध महासागर क्यों कहे, प्यासा क्यों कहा इसे, सर्वाधिक मछली का उत्पादन हुआ, सबसे व्यस्त रहा ये बेचारा, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा रहा। अद्भुत बात, आकार की बात होगी तो आप इसे आकार में इसके फैसिलिटी को बताइएगा। आकार में ये एस प्रकार का है, ठीक। दूसरी बात देखिएगा, इसी महासागर को पर्यावरण का परिवहन मित्र कहा जाता है। पर्यावरण का परिवहन मित्र क्यों कहा जाता है? वो इससे जुड़ा हुआ मामला है, व्यापार से। पर्यावरण का परिवहन मित्र ये इसलिए है क्योंकि यहां से व्यापार होता है, व्यस्तता ज्यादा है, व्यापार ज्यादा हो रहे हैं, तो पर्यावरण का परिवहन मित्र कहना कोई दो राय नहीं, हम लोग कहेंगे ही इन्हें। तो पर्यावरण का परिवहन मित्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहां से व्यापार होता है। और सबसे सस्ता अगर साधन की बात हो दुनिया में तो आप कहोगे सर जलमार्ग। तो जलमार्ग सबसे सस्ता है और इस मार्ग से किसी भी कार्य दायित्व का निर्वहन करने के लिए सबसे कम प्रदूषण होता है, इसीलिए इस जलमार्ग जैसी सेवा को हम पर्यावरण का मित्र कह लेंगे कि नहीं कह लेंगे? कह लेंगे। और सर्वाधिक ये काम कहाँ हो रहा है? यहाँ अटलांटिक महासागर में। इसलिए हम लोग इस मार्ग को, इस रूट को, इस अटलांटिक महासागर को पर्यावरण परिवहन मित्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो इसका लिंक वहां से जुड़ा रहा, इस बात को भी जान लें। और ये अंग्रेजी के एस आकार का है, बखूबी इस बात को भी आप समझते रहें और जानकारी आप तक मैं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को बताता रहूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मजेदार कंटेंट चल रहा है, बिल्कुल अपने आप को जरा सा भी इधर उधर मत करिएगा, मजा आने वाला है। देखिएगा, अभी आपने कहा कि अटलांटिक महासागर का जो आकार है कुछ इस तरीके का है, ऐसा आकार का। जी हाँ, और मैं आपको अब इस फिगर के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये महासागर है अटलांटिक महासागर, और अब आप इसका एक ग्राफिकल निरूपण अपने मस्तिष्क में समाहित करने का प्रयास करने वाले हैं। जी हाँ, इधर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, इधर आपका यूरोप है। जी हाँ, इधर अफ्रीका है, याद रख पाइएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। और इधर है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इधर है बोबारी द्वीप जो कि आपको अंटार्कटिक तक ले जाएगा। इधर है आर्कटिक तक आपको पहुंचाने का काम कर रहा है एक द्वीप यहां पर है जिसका नाम है आइसलैंड। यहां से लगा करके इस बोपारी द्वीप तक, या ये कह दें कि आर्कटिक महासागर से लेकर के अंटार्कटिक महासागर तक इस अटलांटिक महासागर का विस्तार पाया जाएगा, जो कि एस आकार का है। लंबाई काफी है जबकि चौड़ाई कम है, 5000 किलोमीटर के आसपास ही इसकी चौड़ाई है। तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर इसका बनता है, एस आकार की ये संरचना आपको मिल जाती है। इस तरीके से जब इसकी संरचना आपके सामने आ गई, अब हम यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं उस बात पर भी चर्चा कर लें। देखिएगा, यहाँ पर एक पठार बना हुआ है। सच बताऊं तो चीजों को समझिएगा, इधर अफ्रीका की प्लेटें इधर भागना चाह रही हैं, दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें इधर भागना चाह रही हैं, उत्तरी अमेरिका की प्लेटें इधर भाग रही हैं, यूरोप की प्लेटें इधर भाग रही हैं। जिसकी वजह से प्लेटों के हलचल होने की वजह से, प्लेटों को एक दूसरे से अपसारित होने की वजह से बीच से लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा निकलेगा, जल में निकलेगा, ठंडा हो जाएगा तो विशाल पर्वत श्रृंखला को जन्म देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से लगाकर पूरी ये पर्वत श्रृंखला है, पूरी ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कटक कहा जाता है। कटक किसे कहते हैं? जो जल में डूबे पर्वत होते हैं उन्हें कटक कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कटक कहाँ मिलेगा? जिसे हम लोग मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक दुनिया का सबसे बड़ा कटक है, जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है, ज्वालामुखी से बना हुआ है, काफी लंबा मामला है। 14,500 मीटर के दायरे, किलोमीटर के दायरे में इसका क्षेत्रफल है, काफी एरिया में यह फैला हुआ है। 14,500 मामूली बात नहीं है ये, 14,500 किलोमीटर, इसका मतलब बहुत ही लंबा दायरा है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कटक है। और ये कटक बना है कैसे, आपको पता है, ज्वालामुखी से। देखिएगा, इसी कटक पर एक ऐसी संरचना है जहां पर ये आप कह सकते हैं जल के अपर्दन की वजह से, जल के बार बार चोट मारने की वजह से इसका ऊपरी हिस्सा सपाट हो गया है। और जब किसी विशाल भूखंड की, विशाल धरातल की, विशाल चट्टानों की, जिसे आप पर्वत कहते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा सपाट हो जाएगा तो इसी चीज को आपको पठार कहना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये पठार बना हुआ है जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफिकल पठार। टेलीग्राफिकल पठार दुनिया का पहला पठार ऐसा है जिसे टेलीग्राफल कहा गया। ग्राफिकल पठार ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे पहले इंटरनेट केबलें गुजारी गई। क्लियर है? इसीलिए इसे इस तरीके का नाम दिया गया। तो ध्यान देना, कौन सा ऐसा पठार है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में इंटरनेट केबलों के संचालन के लिए जाना जाता है? तो टेलीग्राफिकल पठार के नाम से जाना भी जाता है, इसका नाम भी वही है। तो इस बात को अब आप जान चुके हैं। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊपर वाला कटक है इसे उत्तरी कटक कहेंगे, उत्तरी कटक, नो डाउट। हम इसे दक्षिणी कटक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मुझे समझने में कोई समस्या है। एक बात समझना, एक मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं। मैं इसे मध्य अटलांटिक कटक भी कह सकता हूं। मध्य है ये, मध्य अटलांटिक कटक। जी हाँ, बेहतरीन जानकारी ये है कि आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात मैं साझा करने वाला हूं। यहीं पर, कहां पर? यहां, जहां पर उत्तरी अमेरिका का फिगर आप जब कभी देखोगे तो इस तरीके का एक फिगर होगा जिसमें उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके का बना होगा और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी वगैरह होंगी और यहीं पर देखिएगा फ्लोरिडा होगा। फ्लोरिडा, इस द्वीप को मैं दिखाऊंगा आपको। तो जो फ्लोरिडा है, इसी फ्लोरिडा के आसपास मैं बताना आपको इस तरीके से चाहूंगा। इधर मैंने लिख दिया है बरमूडा, एक द्वीप है। फ्लोरिडा एक अमेरिकन द्वीप है और इस तरीके का एक यहां पर प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको, याद रखिएगा, ये तीन लोग मिलकर के एक त्रिभुज जैसी संरचना बना रहे हैं जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थान है, सबसे रहस्यमयी स्थान है। यहां की मैं आपको एक छोटी सी रोचक कहानी बताता हूं। 5 नवंबर 1872 को जहाज थी मैरी सैलेंट, एक मैरी सैलेंट नाम की जहाज यहां पहुंचती है और इसी बरमूडा ट्रायंगल में लुप्त हो जाती है। अद्भुत लगेगा अब आपको। 5 नवंबर 1872 को पहुंची हुई जहाज इस बरमूडा ट्रायंगल में लुप्त हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल का नाम बहुत बार आपने सुना होगा। लुप्त हो जाती है, बाद में देखना होता क्या है। फिर इसके बाद आगामी 5 दिन बाद 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज पुनः अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अद्भुत ये था कि उस जहाज पर कोई आदमी नहीं मिला। अद्भुत ये और भी था कि जहाज पे तो कोई मिला नहीं, लेकिन जहाज पर टेबल लगी हुई थी भोजन के लिए, उस पर भोजन रखा गया था। रोचकता और बनी कि ये भोजन किसके लिए रखा गया था। इससे तो डरावनी जगह है ना ये, कि वाकई में जिस तरीके से हॉरर मूवी बनाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, फिल्माई जाती हैं, वो कुछ इसी तरीके से होती हैं। यहाँ बताइए, ये जहाज पहुंची, गायब हो गई। 5 दिन बाद मिलती है तो कोई आदमी नहीं, लेकिन खाना सजाया गया है। किसके लिए सजाया गया था पता नहीं। लेकिन इतने पे ही रुका नहीं है ये, और भी चीज़ें यहाँ देखिए इसी बरमूडा ट्रायंगल के मामले में। मैं बात कर दूँ 5 दिसंबर 1945 को 14 जहाज़ें एक साथ यहाँ लुप्त हो गई और अंतिम रेडियो प्रसारण के जरिए जो भी सूचना दे पाए वो लोग, वो यही दे रहे थे कि हम लोग बहुत खतरनाक जगह पर फंस चुके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कैसी रोचक जगह है, कुछ जान नहीं पा रहे हैं। यहाँ जितना जल हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, हम कहाँ जाएं कहाँ आगे हमें कुछ पता नहीं। ये रेडियो की आखिरी आवाज़ थी। जो ये 14 जहाज़ें यहाँ पहुँची थी उसमें से जो रेडियो प्रसारण पर जो पहुँची, जो रेडियो के माध्यम से सुनाई दे रहा था वहाँ बैठे हुए जहाँ लोग सुनते हैं, तो ऐसी अवस्था होने के बाद ये गायब हो जाती है।
इसके बाद आज तक उन जहाज़ों का पता नहीं चला। इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक अब आपको लगेगा कि यहाँ 2000 से ज़्यादा जहाज़ें चली जा चुकी हैं, पता नहीं कितनी जानें चली जा चुकी हैं, किसी का अवशेष तक नहीं मिला है। ये अद्भुत है। इसे कहा जाता है, इसे माना जाता है दुनिया का दूसरा स्थान। सबसे ज़्यादा एलियन यहीं देखे गए हैं। ये माना जाता है ये कोई रास्ता है जो आपको इस लोक से दूसरे लोक में ले जा सकता है, लेकिन आप प्रयास मत करिएगा। अब वो रास्ता कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कुछ पता नहीं है। रहस्यमयी स्थान है, आकर्षक दुनिया है, इसके अंदर आकर्षण बहुत ज़्यादा है। कुछ दूरी पर पहुँचे हुए यान को पता चलता है ये अपनी तरफ बुला लेता है, इसका मतलब आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी तो उसको खींच लेता होगा। तो यहाँ जाने की दूर दूर तक संभावना या विचार हमारे मन में तो आना ही नहीं चाहिए, हम लोग इस बात को भी मान सकते हैं। इसीलिए अच्छा देखना, ये चुनौतियों से भरा हुआ स्थान है, चुनौतियों से भरा हुआ स्थान है, इसीलिए इसके आसपास का जो कटक है, इसीलिए इसके आसपास का जो कटक है उस कटक को चैलेंजर कटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेंजर कटक। अच्छा लग रहा है ना ये? चुनौतियों से भरा स्थान बरमूडा ट्रायंगल है, इसीलिए कहाँ मिलेगा? फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो के बीच में एक त्रिकोण जैसी संरचना बनाएगा। वो खतरनाक एरिया है, वहां जाने से बिल्कुल कतराइएगा। तो चैलेंजर कटक क्यों कहा गया? क्योंकि चैलेंज वाली बात है, चुनौतियों वाली बात है। और देखना, ये जो प्यूर्टो रिको है ना, प्यूर्टो रिको, ये अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक की बात कर रहा हूं भैया, सबसे बड़ा गर्त है, सबसे गहरा स्थान है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। इन गहराइयों ने ही तो मुझे लगता है इसे जन्म दिया होगा। इतनी भयानक स्थिति को लाने के जिम्मेदार यही गहराई होगी। तो सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इसे चैलेंजर गर्त कहा जाता है। हम ये मान के चलें कि मामला आप तक बखूबी प्रेषित हो चुका है, हम ये मान के चले ये सारी बातें आप जान चुके हैं। 1912 ईस्वी में डूबी हुई टाइटैनिक जहाज, टाइटैनिक जहाज जो उस समय की सबसे बड़ी जहाज थी, जो उस समय आधुनिक सुविधाओं से लैस थी, उस जहाज की कब्र भी यही है, इसी में है, इसी अटलांटिक महासागर में है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। रोचकता बनाए रखिएगा, मज़ेदार लम्हों से जोड़ा हूं मैं आपको। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, ना देखी हो तो देख सकते हैं, खूबसूरत मूवी है टाइटैनिक। 1912 में एक डूबी हुई जहाज पर पूरी तरीके से चरितार्थ की गई एक मूवी है टाइटैनिक। मैं आपको बात बताऊंगा, अटलांटिक महासागर में इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जी हाँ, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब यहां से बात होगी द्वीपों की, ध्यान दीजिएगा। अटलांटिक महासागर के महत्वपूर्ण द्वीप, महत्वपूर्ण द्वीपों की बात होगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा बनाएंगे सबसे बड़े द्वीप से, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वाकई में केवल यहीं का नहीं, यह दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का? विश्व का, कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। किस छोर पर है? उत्तरी छोर पर। ध्यान दीजिए, इसी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राजनैतिक अधिकार है। राजनैतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और भौगोलिक अधिकार किसका है? यानी किसके दायरे में आएगा? तो आप भौगोलिक अधिकार आप बताइएगा, अमेरिका का है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसे ग्रीनलैंड कह रहे हैं, डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। तथा भौगोलिक बात की जाए तो किसके दायरे में आएगा ये? तो हमारा जवाब होगा ये अमेरिका के दायरे में आएगा। क्लियर है? जी हाँ, इसी ग्रीनलैंड से 10,000 साल पहले, देखिएगा 10,000, क्या रोचक बात है देखना, 10,000 साल पहले, 10,000 वर्ष पहले एक आइसलैंड टूट के अलग होता है। वो आइसलैंड किसी की मौत का कारण बनेगा, 2,000 आदमियों को इस धरती से पलायन करने के लिए मजबूर कर देगा, किसे पता था। टूट करके एक अनोखे सफर पर निकल पड़ता है। 1912 में एक महत्वपूर्ण जहाज बन करके सज धर के तैयार होती है और अपने पहले सफर के लिए रवाना होती है। अमेरिका के लिए साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चलती है और अमेरिका के लिए जा रही थी। तो साउथहैम्पटन से निकलने के बाद जब अमेरिका के सफर पे जा रही थी, वो दिन था 10 अप्रैल 1912। 5 दिन का लंबा सफर तय हो चुका था और 14 अप्रैल 1912 को इसी ग्रीनलैंड से टूटा हुआ आइसलैंड 10,000 वर्षों बाद
आकर के इसी सबसे खूबसूरत जहाज से, नायाब खूबसूरत जहाज से टकरा जाता है। और टकराने के बाद होता क्या है, इस टाइटैनिक में, टाइटैनिक जहाज जो कि डूब गया, अब टाइटैनिक जहाज में छिद्र हो जाता है, छिद्र हो जाएगा और भारी मात्रा में इसके अंदर जल जाना शुरू होता है, पानी भरना शुरू होता है। वाकई में ये घटना होती है लगभग 11:40 AM पर, सॉरी PM पर, और लगभग 11:40 PM पर यह घटना होती है। रात का मामला था और जहाज डूबती कब है, 2:30 AM तक, यानी लंबा अंतराल। सोचो कितनी अद्भुत ये जहाज थी और इस पर काफ़ी ज़्यादा यात्री सवार थे और बताया जाता 2000 लोग कम से कम यहाँ मारे गए। बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से वो लैस थी जहाज। डूब गई टाइटैनिक। डूबा टाइटैनिक कहाँ, आपके अटलांटिक महासागर में। सारी किस्से खबर हमने बता दिया। अब आप देखिएगा अन्य द्वीपों की भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक महत्वपूर्ण द्वीप चर्चा में लेंगे जिसका नाम है फाकलैंड। फाकलैंड के आगे मैं दो बातें लिखूंगा, एक लिखूंगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और एक लिखूंगा मैं इंग्लैंड का नाम। जी हाँ, इसीलिए ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। अर्जेंटीना का भौगोलिक अधिकार है, लेकिन राजनैतिक रूप से किसका अधिकार है फाकलैंड पर, इंग्लैंड का। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर द्वीपीय विवाद की बात आए, सबसे प्राचीन द्वीपीय विवाद कौन सा है, तो यही है। दुनिया का सबसे प्राचीन द्वीपीय विवाद कौन सा है, तो कहिए सबसे प्राचीन द्वीपीय विवाद फाकलैंड का है। क्लियर है। आगे देखिएगा कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप है। एक है लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग द्वीप जिस पर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क बसा है, न्यूयॉर्क बसा है। ध्यान देना, मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने उल्लेखित कर रहा हूँ। लॉन्ग द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वो द्वीप हैं जो अटलांटिक महासागर में है। ये वो द्वीप हैं जिन्हें हम अटलांटिक महासागर के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। लॉन्ग द्वीप जो भी, जिस पर कौन बसा हुआ है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, कहाँ बसा है, इसी पर बसा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, तो आप ये जानकारी अपने साथ ले जाएं। देखिएगा एक मामला और मैं बता दूं आपको, न्यू फाकलैंड। न्यू फाकलैंड एक द्वीप है जो कि आपको अटलांटिक महासागर में मिलेगा। ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप किसका है, कनाडा का। क्लियर है। तो मैं महत्वपूर्ण द्वीपों की बात कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम भूमध्य सागर की भी बात करेंगे। भूमध्य सागर, कैरिबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी आदि सब अटलांटिक महासागर के ही हिस्से हैं। भूमध्य सागर इसमें कहीं ज़्यादा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भूमध्य सागर जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है, मान के चलिए ये भूमध्य सागर है। तो हम यहाँ बात करेंगे इसमें एक द्वीप है जिसका नाम है लेपारी, लेपारी द्वीप, लेपारी द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है साइप्रस, साइप्रस, और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिया, कोर्सिया। देखिएगा लेपारी, साइप्रस और कोर्सिया, ये तीनों द्वीप कहाँ हैं, भूमध्य सागर में है। इस बात को याद देना। और भूमध्य सागर किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसमें ये तीन द्वीप हैं। लेपारी द्वीप पर दुनिया की सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पता है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, इसी स्ट्राम्बोली को कहते हैं। कहाँ पड़ेगी ये, इटली में। क्लियर है ना। लेपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कही जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। साइप्रस एक ऐसा द्वीप है, एकमात्र एशियाई द्वीप है। एशियाई द्वीप आपको मिलेंगे नहीं, ये एशिया के अंतर्गत आएगा, आप कर सकते हैं। एकमात्र एशियाई द्वीप है कौन, साइप्रस। इसलिए मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दे रहा हूं जो कभी कभार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं। कोर्सिया की बात करते हैं। आपने कोर्सिया, ये फ्रांस के अंतर्गत आएगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था या जन्मस्थली, तो कहिए सर कोर्सिया। क्लियर। इसी जगह आप चले जाएंगे जब आप
अफ्रीका महाद्वीप के पास पहुंचेंगे तो वहाँ एक महत्वपूर्ण द्वीप और मिलेगा। उसके लिए भी मैं थोड़ी सी जगह यहाँ स्पेस देख पा रहा हूँ, सेंट हेलेना द्वीप, जहाँ पर नेपोलियन को कैद किया गया था। नेपोलियन कैद कहाँ किया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। दोनों बातों आपको मैंने शेयर कर दिया। जन्मस्थली कौन सी है? कोर्सिया। नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कहाँ किया गया था? तो आपके सामने वो उत्तर भी मैंने रख दिया, सेंट हेलेना द्वीप। तो महत्वपूर्ण द्वीपों की भी जानकारी आपको मिल चुकी है। हम लोग महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराओं का अलग से चैप्टर लेंगे। इसमें हम इसलिए इनकी धाराओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि अटलांटिक महासागर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं तथा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करने का हमारा प्रयास बना रहा और हम इस प्रयास में पूरी उम्मीद हमें कि हम लोग सफल साबित हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मान के चले आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब तक हम लोग जिस सफर पे थे, अब तक हमने जिस अटलांटिक महासागर का एक सुहाना सफर देखा, एक खतरनाक स्थिति देखी, बरमूडा ट्रायंगल देखा, टाइटैनिक को डूबते हुए जाना, ऐसे महत्वपूर्ण द्वीपों को देखा जहां नेपोलियन बोनापार्ट ने जन्म लिया, ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप को भी देखा जहां नेपोलियन बोनापार्ट को कैद किया गया। हमने देखा कि हमारा भाई अटलांटिक महासागर उन 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ जहां एशिया का कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक साइप्रस नाम का एशियाई द्वीप भी वहां है जो कि भूमध्य सागर में पड़ता है। तो रोचक बातों से जुड़ी रही है क्लास, आपको मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसा काम हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।